Mumtaz, Shreya, good morning. How are you? How are you all? कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? बढ़िया बढ़िया. गुड मॉर्निंग ज्योत्सना, प्रीति, श्रेया, अश्मिता, ऋतु, विद्या, सुमन, अनुश्री, हित्या, ऋतु. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ. रिवाइज किया सब? वेरी गुड. एनसीईआरटी पढ़ी? सही सही बताओ, एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तो बता दो. नहीं पढ़ी मैम, पढ़ी तो भी बता दो, कुछ नहीं होता, बता दो. बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया, मैं भी बढ़िया. क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ. ऐसा क्या, क्यों पूछ रहे हो शनि? मैं तो बढ़िया हूँ. गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ी है ना तुम लोगों ने, सब रिवाइज किया, तो फटाफट क्वेश्चन के आंसर्स कर दो. ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन के आंसर्स कर दो, फिर आगे का पढ़ेंगे. पहले मुझे पढ़ाना है रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया है, तो इसके बाद वो पढ़ेंगे. ठीक है, रिवाइज किया था बट एनसीईआरटी भी पढ़नी थी ना. चलो चलो चलो. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग. 9 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, 9 क्वेश्चन ही लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटीपीएस एक्टिविटी? एक्टिन, हेड ऑफ मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटीपीएस एक्टिविटी? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल पीवाईक्यू है, नीट में पूछे गए क्वेश्चन है सब. अभी सो के उठे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उठ गई थी 7 बजे. गुड मॉर्निंग कीर्ति, गुड मॉर्निंग अमय, गुड मॉर्निंग. चलो चलो बताओ तो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटीपीएस एक्टिविटी? आंसर दो फटाफट से. 3 3 4. ओके, और कोई? ओके 3. ओके ओके, एनीवन एल्स? यार पढ़ाया हुआ है, सब सब पढ़ाया है मैंने. फटाफट से आंसर. आंसर इधर क्या होगा, गलत ही तो होगा, और क्या होगा? इन माइनस मार्किंग तो हो नहीं रही है, कोई नीट का पेपर तो है नहीं. ओके श्रेया, अमय, ठीक है. सो आंसर इज सी, हेड ऑफ मायोसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटीपीएस एक्टिविटी? क्या एक्टिन का कोई रिलेशन है एटीपी से? एटीपी किसको चाहिए पहले ये बता दो. अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना एटीपीएस के बारे में, पहले ये बताओ एटीपी किसको चाहिए? मायोसिन हेड को चाहिए ना, बॉन्ड बनाने के लिए, इंट्रैक्ट करने के लिए. किससे? एक्टिन से. तो एक्टिन आंसर हो ही नहीं सकता. ट्रोपोमायोसिन भी नहीं हो सकता, ट्रोपोनिन भी नहीं हो सकता. हेड ऑफ मायोसिन हैज एटीपीएस एक्टिविटी. हेड ऑफ मायोसिन के पास एटीपीएस होता है, जिससे वो हाइड्रोलिसिस करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है इनटू एडीपी, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, प्लस आईपी विच इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. सो आंसर इज सी, हेड ऑफ मायोसिन. नेक्स्ट देखो, the neurotransmitter released at the neuromuscular junction is? Which of the following is the neurotransmitter released in NMJ, that is neuromuscular junction? NMJ का एक और नाम क्या था? मोटर एंड प्लेट. एंड मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं इसको. बताओ. एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामाइन, एसिटाइल कोलिन, ये सारे क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है. बट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, मतलब न्यूरॉन और मसल के जंक्शन पे कौन सा एसिटाइल कोलिन, सॉरी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? टेल मी. ओके अनुश्री, अश्मिता, ऋतु. ओके ओके, देखो आंसर दो. मेहनत से पढ़ाया है ना तुमको, तो आंसर भी दे दो फटाफट से. ओके हनेश, ओके ज्योत्सना, ओके. और कोई? आज अपन थोड़ा मसल वाला टॉपिक ही पढ़ेंगे. स्केलेटल सिस्टम अपन कल से ही स्टार्ट करेंगे. आज थोड़ा सा जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे. बताओ आंसर क्या होगा. ओके ईशा, नाइस. ओके श्रेया, ठीक है, सबका आंसर करेक्ट. एसिटाइल कोलिन पढ़ा था हमने. एसिटाइल कोलिन इज द आंसर विदाउट एनी डाउट. मैंने बताया था एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर. नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन
द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग गेट्स रिड्यूस्ड एक्सेप्ट, सबकी लेंथ रिड्यूस होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सेप्ट किसकी नहीं होती है? यस, आंसर ही निकल गया। चलो बताओ, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग गेट रिड्यूस एक्सेप्ट वूम। Okay, nice. Shani, Vidya, Hitya, okay. Anyone else who want to answer? ओके अश्मिता, हित्या, बस और कोई आंसर नहीं करेगा यार? ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है क्या सबको? वैसे तो सबके इतने सारे आंसर्स आ जाते हैं। ओके अश्मिता, आंसर इज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ ऑल द फॉलोइंग गेट रिड्यूस्ड एक्सेप्ट, आंसर क्या आएगा? ए बैंड। ए बैंड की लेंथ कम नहीं होती, बाकी सबकी होती है। एच जोन या तो डिसअपियर हो जाएगा या इसकी लेंथ कम हो जाएगी, दो चीजें होती है, या तो ये डिसअपियर होगा या फिर इसकी लेंथ कम हो जाएगी। ए बैंड वैसे का वैसा ही रहता है बिकॉज ए बैंड हैज मायोसिन फिलामेंट, और मायोसिन फिलामेंट का कुछ भी नहीं होता है। मायोसिन का हेड सिर्फ मूवमेंट करता है, बाकी मायोसिन फिलामेंट कभी मूवमेंट नहीं करता, उसका जो हेड है वो मूवमेंट करता है। तो इसकी ना लेंथ बढ़ती है ना कम होती है। आई बैंड की बात करें तो आई बैंड की लेंथ क्या होती है? रिड्यूस, बिकॉज एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप्स द मायोसिन फिलामेंट। सार्कोमेर तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ रिड्यूस होगी, क्यों? क्योंकि दो जेड लाइन पास में आ जाती है, आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है। सो ऑप्शन इज 2। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मतलब अभी ना तुम लोगों ने सही से रिवीजन नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। आई कैन से किसी ने भी रिवीजन नहीं किया है। एक्सेप्ट किसकी लेंथ रिड्यूस नहीं होगी? क्वेश्चन में क्या बोला? एक्सेप्ट किसकी लेंथ रिड्यूस नहीं होगी। और ये तो मैंने लिखवाए थे, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे कि बेटा लिख लो एज इट इज, इस पे क्वेश्चन आते हैं। नीट में आ चुका है एज इट इज क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट बताना। एक्टिन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर लोकेटेड इन द थिन फिलामेंट। देखो एक्टिन एंड रेगुलेटरी, देखो जो एक्टिन एंड मायोसिन होता है ना उसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, सब लोग नोट कर लो। एक्टिन एंड मायोसिन आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, whereas troponin and tropomyosin are known as regulatory proteins। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन से हैं? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। whereas तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो कौन से हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। तो यहाँ पे लिख लो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से है भाई? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन एंड मायोसिन। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, जो भी पढ़ा है ना अपन ने इतनी मेहनत से, तुमने 2-3 घंटे के लेक्चर सुने, सब वेस्ट हो जाएगा अगर रिवीजन नहीं करोगे। तो रिवीजन इज वर्स्ट। लिखा था क्या यार? मेरे पास आंसर नहीं आए थे। हाँ, शो नहीं हुआ था। प्रीति तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा था, अभी आया है। ठीक है, चलो आंसर, इसका आंसर दे दो। Which of the following is correct statement? Actin and regulatory proteins are located in thin filament. Z lines anchor myosin filament to the ends of the sarcomere. Sarcoplasmic reticulum stores acetylcholine. Myosin cross bridge contain calcium binding sites. Which of the following statement is correct? सही कौन सा इनमें से? फटाफट से बताओ। मेरे पास अभी इसका कोई आंसर नहीं आया है, अब आंसर भेजो। मैंने 2 डॉट भेजे हैं ना, अब आंसर भेजो। अब आ रहा है इसका आंसर, फटाफट से सही बताना है। ओके, विद्या, हित्या, हनिश, ज्योत्सना, प्रीति या मैं, चलो तुम लोग का आंसर आ गया।
मैं व्हाट इज 17? 17 क्या है? ओके शनि, ओके देखो चलो ठीक है, अपने को करेक्ट बताना है ना, अपन पढ़ के देखते, कोशिश करते कौन सा करेक्ट हो सकता है। एक्टिन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर लोकेटेड इन थिन फिलामेंट। एक होता है थिक फिलामेंट और एक होता है थिन फिलामेंट, यही पता है ना। थिन फिलामेंट को क्या बोलते हैं? एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? एक्टिन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर लोकेटेड इन थिन फिलामेंट, मतलब एक्टिन फिलामेंट। यस, एक्टिन फिलामेंट में क्या है? एक तो एक्टिन प्रोटीन है, ऊपर से दो प्रोटीन और होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। मैंने बताया रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से है? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो ये स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रहा है, अभी मैं इस पर टिक कर देती हूँ। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जेड लाइन्स anchor myosin thick filament to the ends of the sarcomere। लाइन सुनना, Z लाइन्स एंकर मायोसिन फिलामेंट। ये तो यहीं से ही गलत हो गई, आगे मत पढ़ो। Z लाइन किसको एंकर करके रखती है? थिन फिलामेंट विच इज योर एक्टिन फिलामेंट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे एक्टिन आना था, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स एसिटाइल कोलिन। क्या बकवास है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता था? कैल्शियम। और एसिटाइल कोलिन कहाँ स्टोर होता था? साइनेप्टिक नॉब्स में, न्यूरॉन में। तो ये आंसर तो सरासर ये लाइन गलत है। उसके बाद देखो, मायोसिन क्रॉस ब्रिज कंटेन कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ऐसा तो था ही नहीं, कैल्शियम कहाँ बाइंड करता था? ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी पे बाइंड करता था। मायोसिन से कैल्शियम का कोई लेना देना ही नहीं था, मतलब ये लाइन क्या है? गलत है। तो आंसर विल बी ए। आंसर ए है। क्यों सही है? क्योंकि थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन भी है, साथ में रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी है। इजी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख तो रहे हो ना तुम लोग। कोई बात नहीं हमें, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें बताया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हाइपोकैल्सीमिया में लीड टू, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल क्या है? लो है। उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं मैंने बताया, अगर तुम लोगों ने मेरी सारी क्लासेस अटेंड की हैं तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नॉट ऑडिबल कैसे हो रहा है? वाई नॉट ऑडिबल एंड विजिबल? सबको हो रहा है प्रभाकर, सबको हो रहा है। नॉट विजिबल एंड ऑडिबल आपको क्यों नहीं हो रहा है? एवरीथिंग इज फाइन। आंसर इज यस, आंसर इज डेफिनेटली। देखो, हाइपोकैल्सीमिया में लीड टू, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल कम है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया मतलब बॉडी में ही कम है कैल्शियम का लेवल। किडनी स्टोन्स, यार अगर कैल्शियम का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा, अगर बॉडी में कैल्शियम ज्यादा बन रहा है तभी स्टोन्स होते हैं। रिमेंबर दिस। जो पथरी की बीमारी होती है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन्स, पथरी क्यों होती है? बिकॉज बॉडी में कैल्शियम का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इंक्रीज है। तो हाइपोकैल्सीमिया, कम कैल्शियम से कभी किडनी स्टोन होगा क्या? नहीं, वो तो ज्यादा कैल्शियम से होगा। कॉलिलिस्थेसिया, ये क्या होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोन, स्टोन इन गॉल ब्लैडर। तो भाई अगेन, अगर स्टोन है तो कैल्शियम का लेवल तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ये आंसर भी गलत। स्ट्रॉन्गर मसल कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाएगा, ठीक है, अगर क्या होगा? कैल्शियम कम होगा। तो ये आंसर भी क्या है? गलत है। आंसर क्या है? टिटैनी। टिटैनी क्यों है? सही है, अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो होता है तो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम सोते रहते हैं, कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, हमें मसल स्पाज्म हो जाता है, एकदम से ना मसल में
एकदम से पेन होता है और एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसको क्या बोलते हैं? टेटानी. टेटानी इज ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. यू हैव टू रिमेंबर टेटानी इज कॉज ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में इस पे. ठीक है, सो आंसर इज 4. नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. ध्यान से पढ़ो, पहले ये पढ़ लो फिर आंसर पढ़ लेना. पहले ये पढ़ लो. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर. पहले ये पढ़ लो फिर आंसर्स बताती हूँ. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर. जो जो तुम्हें लग रहा है वो लिख लो, इसमें सही बताने. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ऑप्शंस बाद में बताऊंगी, पहले इनमें से देख लो कौन कौन सा सही है. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर. इनमें से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. पहले देख लो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज H zone disappears, A band widens, I band reduces width, myosin hydrolyzes ATP releasing the ADP and PI, that is inorganic phosphate. Z line attached to actin are pulled inwards. बताओ फटाफट से आंसर. चलो अब इसके ऑप्शंस देख लो. क्या है ये, क्या प्रॉब्लम है इसकी. ऑप्शंस देख लो. कौन सा होगा. बताओ कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, आंसर बता दो. करेक्ट कौन कौन सा है इसमें से, जल्दी से देखो. चलो तुम बताते रहना आंसर, पहले मेरा सुन लो. मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. एच जोन डिसअपियर. यस, एच जोन रिड्यूस होता है या फिर डिसअपियर होता है. यस, इट इज करेक्ट, ए इज करेक्ट. ए बैंड वाइडेंस. भाई ए बैंड ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा. बिकॉज मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे ही रहता है, एक्टिन उसके ऊपर आता है. ठीक है, एक्टिन उसके ऊपर आता है, तो जो भी होगा आई बैंड में होगा, ए बैंड में कुछ भी नहीं होगा. गलत है. आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ. यस, इट इज करेक्ट. आई बैंड की विड्थ रिड्यूस होती है. नेक्स्ट देखो, मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग एडीपी एंड आईपी. वेरी करेक्ट. Z line attached to actin are pulled inwards. Yes, जब एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा तो Z लाइंस भी क्या आएंगी, अंदर पुल होंगी. तो ये भी करेक्ट है. मतलब A करेक्ट है, C करेक्ट है, D करेक्ट है, E करेक्ट है. ओनली B इज इनकरेक्ट. तो आंसर विल बी योर C, जिसमें करेक्ट कौन सा है, A C D E ओनली. नीट का क्वेश्चन है ये, और ज्यादा पुराना नहीं है, रिसेंटली पूछा गया था. देखना PYQ में. 3. ओके, नाइस. ओके, सूर्या न्यू स्टूडेंट, अभी ज्वाइन किया है क्या. हित्या, अभी तुम्हारा मैसेज दिखा, इससे पहले तो नहीं दिख रहा था. ठीक है, सो आंसर मिल गया सबको. आंसर क्या होगा, 3. चलो आगे देखते हैं. ये नीट 15 का क्वेश्चन है, नीट 2015 का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मतलब कि 95% स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन गलत करके आए थे. बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है इसमें. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय. सबसे पहले ये सुनो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी हक्सले ने. अगर इनकेस कभी क्वेश्चन आ जाए, was given by Huxley in year 1954. साइंटिस्ट का नेम याद करो, Huxley. वेरी इंपॉर्टेंट. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी.
अब पढ़ो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। पढ़ो, तुम खुद पढ़ो, फिर मैं समझाऊंगी। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। इसका सही आंसर दे दिया ना तो समझ जाना कि तुम्हें पूरा ये वाला टॉपिक आ चुका है। पढ़ो अच्छे से। ओके, प्रीति का आंसर आ गया है। प्रीति, ऋतु का आंसर आ गया है, हनिश, विद्या, राधा। ओके नाइस। और कोई, और कोई, और कोई, कोई और अपने? ओके ईशा, ओके हनिश, ओके सूर्या, ठीक है। ओके सबका आंसर करेक्ट है। अभी जितने स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है सबका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, जिसको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो उसके लिए। देखो, अपने को बताना है बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है। चलो सबसे पहले नीचे वाली बात करते हैं, 4 से। When myofilament slide past each other, myosin filament shorten while actin filament do not shorten। मतलब सरासर बकवास कर रहा है ये। क्या बोल रहा है? मायोफिलामेंट स्लाइड, कभी मायोफिलामेंट स्लाइड करते हैं? वो तो स्लाइड नहीं करते, वो अपनी पोजीशन पे ही रहते, ठीक है, उसका सिर्फ हेड मूवमेंट करता है। तो ये तो क्या है, बिल्कुल ही गलत है। और ऊपर से क्या बोल रहा है? एक्टिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। क्या भाई एक्टिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बोल रहा है? गलत है, बिल्कुल गलत है। Actin and myosin filaments do not shorten but rather slide past each other। ठीक है, क्या बोल रहा है? Actin and myosin filament do not shorten but rather slide past each other। अभी इसको यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, होल्ड करो इसको। आगे देखो क्या बोल रहा है? Actin and myosin filaments shorten and slide past each other। ये बोल रहे हैं यहाँ पे मायोसिन भी शॉर्ट करेगा, तो ये तो गलत है। ठीक है, आगे देखो। When myofilaments slide past each other, when myofilaments slide past each other, actin filaments shorten while myosin filament do not shorten। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्या फर्स्ट वाला सही है या क्या फोर्थ वाला सही है? मुझे इसमें भारी कंफ्यूजन हो रहा है ना। देखो अभी इन दोनों में से कोई एक सही है, तुम और सोचो। जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया ना, तुम थोड़ा सा और सोचो। फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। जितने भी स्टूडेंट ने आंसर किया है, दोनों में से एक करेक्ट है। अभी भी थोड़ा सा और सोच के देखो क्या क्या बोल रहा है ये। देखो आंसर इज 3 नॉट फर्स्ट। क्यों? सब लोगों ने फर्स्ट लिखा, आई थिंक एक दो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट नहीं लिखा है, बट जो 95% उस टाइम भी जो स्टूडेंट्स थे वो फर्स्ट को टिक मार्क करके आए थे, विच वॉज रॉन्ग। मैंने बोला ना 95% इसको रॉन्ग करेंगे, एंड सीरियसली इसमें सिर्फ एक दो लोगों ने सही किया, बाकी सब ने रॉन्ग किया। सुनो क्या बात बोल क्या रहा है, क्यों गलत हो रहा है, पहले सही वाला सुनो। Actin and myosin filaments do not shorten but rather slide past each other। कभी भी
कभी भी जो एक्टिन फिलामेंट है वो शॉर्ट नहीं होगा, एक्टिन फिलामेंट कभी शॉर्ट नहीं होगा, आई बैंड शॉर्ट होगा। ठीक है, किसकी लेंथ कम होगी, आई बैंड की लेंथ कम होगी। फिलामेंट तो इतना ही है ना, जो बैंड है वो कम हो रहा है। समझ रहे हो बात को? एक्टिन फिलामेंट, ये पूरा एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन है। एक्टिन फिलामेंट अंदर आ गया पर उसकी लेंथ तो वही थी ना, लेंथ तो वही थी, लेंथ थोड़ी कम हो गई। लेंथ किसकी कम हुई थी, आई बैंड की कम हुई थी। लेंथ हमेशा किसकी कम होती है, आई बैंड की, एक्टिन फिलामेंट की नहीं होती। वो तो स्लाइड पास ईच अदर होता है। एक्टिन एंड मायोसिन स्लाइड पास ईच अदर होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हैं। एक्टिन उसके ऊपर ओवरलैप करता है, स्लाइड पास करता है। तो ये क्या बोल रहा है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, वो शॉर्ट नहीं होते हैं, बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर। शॉर्ट कौन होगा, आई बैंड, है ना। सार्कोमेयर शॉर्ट होगा, एच जोन शॉर्ट होगा। नेवर फिलामेंट्स कभी शॉर्ट नहीं होते हैं, जो बैंड्स रहते हैं ना उसकी लेंथ कम होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। अब ये क्या बोल रहा है, when myofilament slide pass each other, ये बोल रहा है मायोफिलामेंट स्लाइड पास each other करेंगे, ये बोल रहा है क्या, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ये ऐसे बात करें, ये मायोफिलामेंट और ये मायोफिलामेंट ये स्लाइड पास करेंगे क्या, नहीं। एक्टिन और मायोसिन तो ये यहीं पे गलत हो गया। when myofilament slide pass each other, actin filaments shorten while myosin filament do not shorten। और मैंने क्या बोला, फिलामेंट शॉर्ट नहीं होते हमेशा, कौन शॉर्ट होती है, बैंड, बैंड की लेंथ कम होती है। तो आंसर विल बी सी। ये क्वेश्चन था जो मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे, आंसर है इसका सी, थर्ड। ठीक है, एक्टिंग शॉर्ट एंड हेंस थर्ड वन इज, नहीं कंफ्यूजन है। ठीक है, सी इज करेक्ट। इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हेन मायोफिलामेंट शॉर्ट, मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर। मायोफिलामेंट जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन लिखता तभी भी कुछ अपन सोच सकते थे, मायोफिलामेंट्स क्या होता है भाई, एक्टिन और मायोफिलामेंट्स लिखो ना। नेक्स्ट देखो, कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सुनो, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एट, अरे ये तो हो गया ना, हाँ ये तो हो गया है, हटाओ इसको। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, व्हाई कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, इसका आंसर सब सही से ही बता देना प्लीज। चलो देखते हैं। Calcium is important in skeletal muscle contraction because it detaches the myosin head from the actin filament. ये क्या है? Activates the myosin ATPase by inhibiting binding to it. Binds to troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin. Definitely third. Prevents the formation of bonds between the myosin cross which, बकवास। आंसर इज डेफिनेटली थ्री ना, डेफिनेटली थ्री। ठीक है, एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग टू इट, ये कैसे सही होगा, क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग टू इट। इसका आंसर Mg2 पॉजिटिव होगा, इसका आंसर होगा Mg2 पॉजिटिव, नॉट कैल्शियम। देखो अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द
which of the two ions are very important for muscle contraction? So answer will be calcium ion and magnesium ion. ATPase एक्टिविटीज के लिए मैग्नीशियम लगता है, तो मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है और कैल्शियम भी, पर दोनों में से भी सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट? तो आंसर विल बी ए। बट दो अगर पूछी तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एक बार क्वेश्चन आया था विच ऑफ द टू आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, आंसर भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इस केस में आंसर होगा सी, बिकॉज ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है कैल्शियम और ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोनिन को क्या करता है? हटा देता है, जिससे जो एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है वो ओपन हो जाती हैं। ठीक है, और ये फोर्थ वाला भी कुछ मतलब का नहीं है। खत्म, बस इतने ही थे। ओवर। देखो, मुझे पर्सनली लगता है कि अभी तुम लोगों को इसको और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, अभी थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है। लेक्चर तो तुम लोगों ने मेरा देख लिया है, बट अभी क्या है, रिवाइज करो, एनसीईआरटी से पढ़ो, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करो, क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाओगे ना तभी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। क्वेश्चंस लगाओगे ना तो अपनी गलतियां पता पड़ेंगी, अपने थ्योरी के पॉइंट्स और स्ट्रांग होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ, अभी नीड है, मुझे ऐसा सच कभी नहीं लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है पढ़ाने के बाद कि तुम लोग का भी थोड़ा पोर्शन वीक है, बट ये वाला थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत है सबको, एवरीवन। ठीक है, थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। Mg का रोल एटीपीएस एक्टिविटी में है। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम का रोल एटीपीएस एक्टिविटी में है। सो अकॉर्डिंग टू मी अभी तुम लोग को मसल वाला टॉपिक और पढ़ना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेनली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अभी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलो अब अपन मसल के टाइप्स देख लेते हैं, स्केलेटल मसल के। रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर देख लो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर एंड नेक्स्ट इज व्हाइट मसल फाइबर। हमारी बॉडी में टू टाइप्स के मसल फाइबर होते हैं, एक रेड कलर के मसल फाइबर होते हैं और एक व्हाइट कलर के मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, तो रेड वालों को बोलेंगे, जो रेड दिखेंगे उनको बोलेंगे रेड मसल फाइबर, जो व्हाइट कलर के दिखेंगे उनको क्या बोलेंगे? व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, जो रेड होंगे उनको रेड, जो व्हाइट होंगे व्हाइट। ठीक है, रेड मसल फाइबर को और बोलते हैं हम स्लो टोनिक मसल फाइबर बोलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं स्लो टोनिक मसल फाइबर। नीट में ये भी पूछा जा सकता है, रेड मसल फाइबर आर ऑल्सो नोन एज स्लो टोनिक मसल फाइबर, whereas white muscle fiber are also known as fast twitch muscle fiber। सब लोग नोट कर लेना फटाफट। It has lot of myoglobin. Has low content of myoglobin। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? इट हैज लॉट ऑफ मायोग्लोबिन, इट हैज लो कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन। जैसे हमारे ब्लड में रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वैसे ही हमारी मसल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो प्रोटीन का बना होता है, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। ब्लड में रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, मसल में ही प्रोटीन होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, ये भी रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब रेड मसल फाइबर में ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड मसल फाइबर, और इसमें होता है हैज लॉट ऑफ मायोग्लोबिन। वेरस जो व्हाइट मसल फाइबर है उसमें कम होता है मायोग्लोबिन का लेवल, इसलिए वो कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। और मायोग्लोबिन क्या करता है? इट स्टोर्स ऑक्सीजन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करता है।
ठीक है, क्या बोला मैंने, हम पढ़ रहे हैं रेड मसल फाइबर, ये बना दी मैंने रेड मसल फाइबर, दिस इज रेड मसल फाइबर। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है स्लो टोनिक मसल फाइबर। इसकी ये खासियत रहती है, इसमें बहुत ज्यादा मायोग्लोबिन होता है, रेड कलर का बहुत ज्यादा मायोग्लोबिन होता है। और मायोग्लोबिन क्या करता है, इट स्टोर्स ऑक्सीजन, ठीक है, और इसका कलर भी रेड होता है। वेरस व्हाइट मसल फाइबर की बात करें तो इसको फास्ट ट्विच मसल फाइबर भी बोलते हैं। इसकी क्या खासियत रहती है, इसमें जो मायोग्लोबिन रहता है वो कम रहता है। अब मायोग्लोबिन कम होने की वजह से इसका जो कलर आता है वो व्हाइट आता है या फिर पेल आता है, कलर इसका आता है व्हाइट या फिर पेल, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन क्या करता है, इट स्टोर्स ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, इसके जो मसल फाइबर होते हैं, जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो थिन होते हैं, ठीक है, और जो व्हाइट मसल फाइबर होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगी, इट हैज थिन मसल फाइबर, इट हैज थिन मसल फाइबर। और इस साइड में लिखूंगी इट हैज ब्रॉडर मसल फाइबर, इट हैज ब्रॉडर मसल फाइबर। इसके जो मसल फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और इसके कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। रेड मसल फाइबर्स आर थिन मसल फाइबर्स, वेयरएज जो व्हाइट मसल फाइबर होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है। थिन मतलब पतले और ब्रॉड मतलब थोड़े से चौड़े होते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स विथ लेस फोर्स, इधर आएगा कॉन्ट्रैक्ट विथ ग्रेट फोर्स, contracts with less force, और यहाँ पे आएगा contracts with great force। जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो बहुत कम फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जब वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं करते हैं। वेयरएज जो तुम्हारे व्हाइट मसल फाइबर होते हैं ये ग्रेट फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दे कॉन्ट्रैक्ट विथ ग्रेट फोर्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे, बहुत ये कम फोर्स के साथ करेंगे, और ये ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज ये पतले हैं ना, क्या है, दीज आर थिन मसल फाइबर्स, इसलिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसमें फोर्स कम लगा पाएंगे। और ये क्या है, ब्रॉड मसल फाइबर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखो, इनमें ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से, मतलब मायोग्लोबिन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये कैसा रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। दे विल परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली। ये मेनली कैसा रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, एरोबिक, बिकॉज इसके पास मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा, और मायोग्लोबिन क्या स्टोर करता है, ऑक्सीजन। और मैं यहाँ पे लिखूंगी mainly perform anaerobic respiration, mainly perform anaerobic respiration। क्यों भाई, मायोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम है, इसलिए कैसा परफॉर्म करेगा रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक, और ये कैसा करेगा, एरोबिक, ठीक है। इतने पॉइंट्स हो गए, आगे बढ़े। अब देखो, इसके पास मायोग्लोबिन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, कैसा रेस्पिरेशन परफॉर्म करे, एरोबिक, मतलब इसके पास क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। और वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इस साइड क्या लिखना पड़ेगा, लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। क्यों भैया, क्योंकि मायोग्लोबिन कम है, लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। अब देखो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो कम होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें ज्यादा होते हैं।
हाई नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके पास हाई नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे और लेस माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो ज्यादा नंबर में होंगे, लार्ज अमाउंट की जगह नंबर लिख दो, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बट लेस नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक और डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखो, लास्ट है इसका, इट वर्क्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट फटिग। वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, work for longer duration without fatigue. Work for shorter duration and fatigue easily. यहाँ पे मुझे सुनना चाहिए वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड विदाउट फटिग इजीली। नोट करो इसको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो, फटिग मतलब थकान। अब देखो इधर क्या पॉइंट लिखा है, रेड मसल फाइबर में क्या पॉइंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट्स विथ लेस फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट विथ लेस फोर्स मतलब ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन तो करती है पर लेस फोर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डब्बा रखा है, मुझे उस डब्बे को पुश करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, उसको धीरे धीरे पुश कर रही हूँ, मतलब जो मैं कॉन्ट्रैक्शन कर रही हूँ वो धीरे धीरे कर रही हूँ, तो मैं लंबे समय के लिए कर सकती हूँ बिना थके हुए। और ये क्या करती है, जो तुम्हारी व्हाइट मसल फाइबर है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद ग्रेट फोर्स, ये एकदम ही उस डब्बे को बहुत ज्यादा फोर्स से पुश कर देती है तो जल्दी थक जाती है। तो ये टाइम मतलब कम टाइम के लिए काम करती है और ये ज्यादा टाइम के लिए काम करती है। क्यों ज्यादा टाइम के लिए काम करती है, क्योंकि ये फोर्स क्या लगाती है, कम लगाती है, फोर्स कम लगाती है, तो ज्यादा टाइम के लिए वो डब्बे को धक्का देगी और काम करती रहेगी और थकेगी भी जल्दी नहीं। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद ग्रेट फोर्स, एकदम ही फटाफट धक्का लगा देती है तो जल्दी थक जाती है और कम ड्यूरेशन के लिए काम कर पाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट फटिग इजीली, मतलब इजीली फटिग नहीं होगी, थकेगी नहीं और ज्यादा लंबे समय तक काम करेगी। क्यों लंबे समय तक काम करेगी, बिकॉज इसका जो फोर्स रहता है, कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स रहता है वो कम रहता है। कम फोर्स लगाएगी तो ज्यादा समय तक काम करेगी रेड मसल फाइबर। वेयरएज व्हाइट मसल फाइबर का क्या है, ये एकदम ही फटाफट फोर्स लगा देती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है ग्रेट फोर्स के साथ, तो ये जल्दी थक जाती है और लेस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए काम करती है और फटाफट से थक जाती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। अब तुम बोलोगे मैम जो तुम्हारे रेड मसल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी बैक की मसल्स हैं, ठीक है, थाई मसल्स हैं, इन सब में मेनली क्या प्रेजेंट होंगे, रेड मसल फाइबर, ठीक है, क्योंकि ये लंबे समय तक काम करती है ना, जल्दी नहीं थकती हैं। वेयरएज व्हाइट मसल फाइबर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आईज में, आई बॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं। आंखें जल्दी थक जाती हैं एज कम्पेयर टू आर बैक मसल्स। यू नो दैट बैक मसल्स जितनी भी होती है हम पूरे टाइम खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बस अब तो गिर ही जाएंगे। हम सुबह से रात तक खड़े तो सुबह से रात तक खुद को चला सकती है, बट हाँ रात को जाके फटिग होंगी, बट एक जो ड्यूरेशन है पूरे डे का उसमें तो अच्छे से काम करती है ना विदाउट गेटिंग फटिग। एमएस, मैं मसल को एमएस लिख रही हूँ, हाँ शॉर्ट में लिखते हैं यार, उसको शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, इसलिए मैं भी लिख रही हूँ। कहाँ पूरे टाइम मसल मसल लिखो, जस्ट शॉर्ट में एमएस के ऊपर डैश। बट तुम लोग बोर्ड्स वगैरह में मत लिख के आना, ठीक है, बोर्ड में तो अच्छे से लिख के आना, पूरा मसल लिख के आना। थोड़ा सा ये वाला टॉपिक करने की जरूरत है। आज मैं स्केलेटल सिस्टम नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, बोन्स वाला टॉपिक आज हम नहीं पढ़ेंगे।
आज तुम्हारा होमवर्क है, तुम एक बार और ये वाला टॉपिक पढ़ोगे और इसके क्वेश्चंस लगाओगे, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। कल से पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, बोन्स वाला टॉपिक कल से पढ़ेंगे। तुम्हारा होमवर्क है कि आज तुम ये टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बिकॉज अभी अच्छे से नहीं पढ़ा है। हो सकता है टेस्ट वगैरह की वजह से तुमने नहीं पढ़ा हो। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से मेहनत से पढ़ना। तुमने लेक्चर्स देखे हैं ना, ये काम तुम सैटरडे को कर लेते तो कितना अच्छा होता, पर नहीं किया है, दिख रहा है वो। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? एक बार और बता देती हूँ। रेड मसल फाइबर, इनको स्लो ट्विच मसल फाइबर भी बोलते हैं। इनका कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ मायोग्लोबिन, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है, इसलिए कैसे होते हैं, रेड होते हैं। व्हाइट मसल फाइबर के पास इट हैज लो कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन, इसलिए ये व्हाइट कलर के दिखते हैं या फिर पेल कलर के दिखते हैं। मायोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन स्टोर करती है, ऑक्सीजन स्टोर करती है। मायोग्लोबिन क्या करती है, स्टोर्स ऑक्सीजन इन द मसल, ठीक है। इसलिए जो रेड मसल फाइबर होती है वो कौन सा रेस्पिरेशन करती है, एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, तो दे विल परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज इसके पास भर भर के ऑक्सीजन है भैया, एरोबिक ही रेस्पिरेशन करेगी। इसके पास क्या है, मायोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन की भी कमी है, तो ये कैसा रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी, एनएरोबिक, विदाउट ऑक्सीजन वाला। नेक्स्ट देखो, इट हैज थिन मसल फाइबर, इसके जो मसल फाइबर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स विद लेस फोर्स, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्शन करती है लेस फोर्स के साथ करती है, ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाती है कॉन्ट्रैक्शन करने में। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगी, कम फोर्स लगा पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके मसल फाइबर क्या है, थिन है, पतले हैं। अगर व्हाइट मसल फाइबर की बात करें तो ये क्या है, इसके जो फाइबर्स है वो बड़े हैं, ब्रॉड है, इसलिए इसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा ग्रेट, ग्रेट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट्स विद लेस फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स विद लेस फोर्स, कम फोर्स लगाएगी तो ज्यादा समय तक काम कर पाएगी बिना फटिग के, बिना थकान के। कम फोर्स लगा रही है ना, फॉर एग्जांपल एक डब्बा रखा है, मैं उसको कम फोर्स लगाऊंगी तो मैं ज्यादा देर तक उसको खींच सकती हूँ, मतलब ज्यादा देर तक उसको धकेल सकती हूँ विदाउट गेटिंग फटिग, क्योंकि मैं फोर्स से धीरे धीरे लगा रही हूँ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स विद लेस फोर्स, दैट्स व्हाई वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट फटिग, इसलिए ज्यादा समय तक काम करेगी बिना फटिग हुए, होगी पर ज्यादा ड्यूरेशन तक काम करेगी बिना फटिग हुए। इसकी बात करो, व्हाइट मसल फाइबर क्या कर रही है, कहाँ गई, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स विद ग्रेट फोर्स। ये डब्बा रखा है, एकदम ही बहुत ज्यादा फोर्स से उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा रख रही है, तो एकदम जल्दी से पूरे फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगी भाई, जल्दी थक जाएगी और कम ड्यूरेशन तक काम करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन तक काम करेगी और फटिग भी इजिली हो जाएगी। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो भाई इसके पास बहुत ज्यादा मायोग्लोबिन है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, मायोग्लोबिन मतलब बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन, तो ये कर रही है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन पता है ना, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है, ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन और क्या बनती है, एटीपी बनती है, दैट इज योर एनर्जी प्लस CO2, यही होती है ना रिएक्शन रेस्पिरेशन की। ये रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब भर भर के ऑक्सीजन है तो भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर हाई होगा, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर कम होगा। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ओके। चलो ठीक है, मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बैक में प्रेजेंट होती है रेड मसल फाइबर, बैक में हो गया, थाइज वगैरह में हो गया, रेड मसल फाइबर्स होती हैं। आईरीज में क्या होंगी तुम्हारी, व्हाइट मसल फाइबर। आईज में हम थोड़ा वर्क करते हैं तो ज्यादा काम कर लेते हैं आंखों से तो थक जाती है ना, आईज में थोड़ी फटिग फील होती है, ठीक है, व्हाइट मसल फाइबर। लिख लो इसको, नोट कर लो, बाद में तो तुम करोगे नहीं, कर लो फटाफट से। अब आज स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट नहीं करेंगे, स्केलेटल सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे टुमारो।
तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, आई बॉल में प्रेजेंट होंगी, आई बॉल, और यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल में बैक में प्रेजेंट होंगी, बैक होती है ना पीठ, वहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिख लो। क्लियर है? इसको रेड मसल फाइबर को टाइप 1 मसल फाइबर भी बोलते हैं और इसको टाइप 2 मसल फाइबर भी बोलते हैं। इन केस कभी क्वेश्चन आ जाए टाइप 1 एंड टाइप 2, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टाइप 1, टाइप 2। Dee, my mother is a science teacher, but still she loves to listen to your class, sits beside me in evening when I revise your video lecture. So sweet, Hitya. ओनली बैक में नहीं होगी शनि, थाइज में भी होगी, ठीक है, और बॉडी पार्ट्स में भी होती है। मैम थोड़ा सा स्टार्ट कर दो ना यार, मैं बोन वाला पार्ट स्टार्ट कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आज तुम्हें बोन 2 लेक्चर में खत्म होगा, ठीक है, कल का लेक्चर लगेगा और परसों का लगेगा, 2 लेक्चर्स में खत्म होगा। बट अगर मैं आज स्टार्ट कर दूंगी ना तो आज तुम लोग मसल वाला टॉपिक नहीं रिवाइज करोगे, आई नो दैट। आई वांट कि तुम एक बार और रिवाइज करो यार, इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो हम क्यों गलत करें, एक क्वेश्चन भी आता है इसमें से तो क्यों गलत हो। एक बार प्लीज आज रिवाइज करना, और कल तो मैं बोन समझाऊंगी, कुछ भी नहीं है बोन में नाम याद करने, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, ठीक है। अगर अपन स्कल की बोन के नाम याद करेंगे, इजी, देखो रिलेट करेंगे, जैसे आगे है फ्रंटल, ऊपर यहाँ पे 2 होती हैं पैराइटल, पीछे ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड, नेजल बोन, ये चीक बोन, जाइगोमेटिक बोन जहाँ पे अपन लोग ब्लश लगाते हैं। इजी है बोन के, बोन ज्यादा टफ नहीं है, जो टफ है ये है बोन में क्या है, सिर्फ रट्टा मारना है, बोन के नाम याद करने हैं, ठीक है। एक बार ये घर पे पढ़ो, कल मैं बोन वाला टॉपिक पढ़ा दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। कल अपन स्केलेटल सिस्टम पढ़ लेंगे, पर आज घर पे ये रिवाइज करो। हो सकता है टेस्ट की वजह से तुमने रिवाइज नहीं किया हो, आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू टुडेज फुल डे फॉर रिविजन ऑफ मसल टिश्यू। एक बार रिवाइज करो, कल से तो अपन स्टार्ट कर ही लेंगे। बहुत ईजी यार, जितना ये डिफिकल्ट है ना उतना वो ईजी है। जो भी चैप्टर का डिफिकल्ट पार्ट था ना वो यही था, यहाँ तक ही था, मसल कॉन्ट्रैक्शन। बाकी स्केलेटल सिस्टम में कुछ भी नहीं है, नाम याद करने, और नेम्स भी ऐसे कोई बहुत भारी नहीं है जो कि तुम भूल जाओगे। पढ़ते जाएंगे अपन, रिलेट करते जाएंगे, नेम्स को लर्न हो जाएंगे इजीली, ठीक है। चलो कल स्टार्ट करते, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, रिविजन कर लेना घर पे, एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से। चलो ठीक है, ओके ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। आज की क्लास बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है, पर कोई दिक्कत नहीं है, चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो मेरी एक और बात सुनो, एक बात और बतानी है मुझे तुम्हें, सी ध्यान से सुनो। अभी क्या है, नीट में 4 महीने बाकी है अपने पास, वी हैव 4 months फॉर नीट। अभी क्या करना है, तुम लोग को ये देखना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, चीज़ों को सेग्रीगेट करो।
फालतू की चीजें पे ध्यान नहीं देना है, फालतू की चीजों को नहीं पढ़ना है। बिकॉज देखो अगर पढ़ने जाओगे ना किसी भी रेफरेंस से तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर, इनके डिफरेंसेस और भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा होंगे, बट यू हैव टू सिलेक्ट कि इसमें से कौन से डिफरेंस पढ़ने हैं, कौन से नीट में पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते। कोई सा भी टॉपिक है उसमें भर भर की चीजें दी हैं, बट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ये कैसे डिसाइड होगा? एनसीईआरटी से। जो चीज एनसीईआरटी में दी है उसको अच्छे से पढ़ो, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ो, और जिस चीज का नामो निशान ही नहीं है एनसीईआरटी में तो प्लीज उसको मत पढ़ो, वो नहीं आएगी नीट के पेपर में। अभी ये काम है, वर्क स्मार्टली। अभी नीट में 4 महीने बचे हैं, यू हैव टू वर्क स्मार्टली, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू लर्न एंड व्हाट यू हैव टू लीव, क्योंकि अब छोड़ने की भी बारी आ गई, अब सब नहीं पढ़ना है, अब कुछ चीजें हैं जिनको एलिमिनेट करते जाओ। जो एनसीईआरटी में नहीं है डोंट स्टडी देम, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसको डिटेल में पढ़ो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने वाला है। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू चीजें पढ़ने में। मैंने ये गलती की है इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। व्हेन आई वाज इन 11th-12th जो मुझे टीचर पढ़ाते थे वो इतना एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, मतलब पूरी की पूरी रेफरेंस छपवा देते थे कॉपी में, और उसका कोई यूज नहीं था। ट्रस्ट मी, कभी एक क्वेश्चन में मैंने जब नीट दी में उसमें बिल्कुल भी नहीं आया। जो उन्होंने फालतू का कंटेंट पढ़ाया था ना, इतना दिमाग पे लोड डाला था, हमने पढ़ा याद किया, जीरो यूज किसका आया? जो एनसीईआरटी में था और जो एनसीईआरटी की हमने थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ी थी। इसलिए मैं तुम्हें कभी फालतू की चीजें नहीं पढ़ाती हूँ कि ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, बिकॉज आई नो ना यूज नहीं है। एनसीईआरटी हो गई ना तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स है 35, 36, 11th-12th मिला के, समझो सब कुछ हो गया है। एनसीईआरटी कर लो, फालतू के कंटेंट के पीछे भागना ही नहीं है। रेफरेंस खोलोगे, मॉड्यूल्स देखोगे कोचिंग्स के, तो उधर चीजें दी होंगी ना, ऑब्वियसली उनको अपना मॉड्यूल अच्छा रिप्रेजेंट करना है। बुक वालों को अपनी बुक ऐसी बनानी है कि उसमें हर चीज हो, पर हर चीज क्या हमारे इंपॉर्टेंट है? नहीं है। सो डू स्मार्ट वर्क एंड लर्न द थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी एंड एलिमिनेट द अदर थिंग्स। दिस इज द बेस्ट ट्रिक फॉर योर नीट। ठीक है, बस इतना ही पढ़ो जितना पढ़ा रहे हैं क्लास में और जो एनसीईआरटी में दिया है। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो तुम्हें क्वेश्चंस में मिल रहे हैं, उनको नोट कर लो, वो बढ़िया हो जाएंगे। पर फालतू की ना मॉड्यूल्स पढ़ना इधर उधर के, 10-10 कोचिंग का कंटेंट अपन ने इकट्ठा कर लिया, उसको पढ़े जा रहे हैं, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। अरे स्मार्ट वर्क करो। अभी क्या काम आएगा? स्मार्ट वर्क काम आएगा। अभी ये सब भर भर की चीजें कुछ काम नहीं आने वाली। स्मार्ट वर्क काम आने वाला है 4 महीने में। ठीक है, लोग बोलते हैं नीट के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ पढ़ना पड़ता है, पर स्मार्टली पढ़ना पड़ता है। अब ये टाइम नहीं है कचरा पढ़ने का कि रेड मसल फाइबर मैंने कितने पॉइंट्स लिखवाए तुम्हें? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लिखवाए। अब किसी रेफरेंस में तुम्हें 20 पॉइंट भी मिल जाएंगे इसके। यस, पॉसिबिलिटी है इसके 20 पॉइंट मिलने की। क्या 20 पॉइंट पढ़ोगे? नो यूज। क्वेश्चन इनमें से ही आएगा और किसी में से नहीं आएगा। सो यू हैव टू वर्क स्मार्टली। वही चीज पढ़ो जो नीट में आ सकती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, नीट वाले क्या चाह रहे हैं। अभी जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस कराया ऑल वो PYQ। क्या पूछा एनसीईआरटी वालों ने? कुछ अलग से टॉपिक पूछ लिया क्या कि स्मूथ मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कार्डिक मसल क्या कर रही है? ये तो नहीं पूछा, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं अबाउट स्मूथ मसल, कार्डिक मसल की डिटेल है ही नहीं। उसका कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया नहीं। अब कुछ कोचिंग वाले तुम्हें वो भी पढ़ा देंगे, मॉड्यूल्स में वो भी है, बट इट इज ऑफ नो यूज। सो जो रिलेटेड चीजें हैं उन पे ही फोकस करो। ठीक है, जनवरी तक मुझे कराना ही है। ठीक है, मेरी डेडलाइन है जनवरी तक एनी हाउ मुझे कराना है। मेरे 6 चैप्टर्स आई गेस बच्चे हैं, 6 चैप्टर्स और बच्चे हैं मेरे, तो मेरा जनवरी तक डेफिनेटली होने वाला है। मेरे पास अभी 10 डेज दिसंबर के हैं, देन आई हैव होल जनवरी। विदाउट एनी डाउट मेरा जनवरी में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड जो डीपीपी हैं वो भी अच्छे हैं। एक मैम रहते हैं वो बनाते हैं डीपीपी एंड आपके क्वेश्चन पेपर, मैम काफी अच्छे बनाते हैं। गो फॉर डीपीपी ऑल्सो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? देखो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं लाइक योर एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, MTG काफी अच्छी बुक है, उसमें एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड है। ठीक है, ऐसी बुक्स लो जिनके जो नेम्स रहते हैं ना वो रहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वाली। MTG काफी अच्छी बुक है, वो पढ़ो।
अभी मेरे पास एक बुक है, वैसे मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रही हूँ, उसमें इतने मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने मेडिकल में नहीं पढ़े पर उसमें दिए हुए हैं ना, वो अभी किसी काम के हैं ना मेडिकल में, इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें दिमाग वेस्ट करना इज योर कि सब चीजें खराब करना, एनसीईआरटी भी खराब कर देना। ज्यादा और कंटेंट कचरा कंटेंट पे जाओगे तो एनसीईआरटी भूलोगे। ठीक है मैम, आप प्लीज अनाटमी ऑफ प्लांट्स पढ़ा, अनाटमी ऑफ मॉर्फोलॉजी ना, हम मॉर्फोलॉजी मुझे ही पढ़ाना है मॉर्फोलॉजी मुझे पढ़ाना है। ठीक है करवा दूंगी मैं, जनवरी तक हो जाएगा मेरा सिलेबस कंप्लीट। और जेनेटिक्स, हाँ जेनेटिक्स भी करा देंगे, डोंट वरी, जेनेटिक्स भी करा देंगे। ठीक है जेनेटिक्स, बायोटेक, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मेरा ही टॉपिक है, मुझे ही कराना है। ठीक है चलो, जनवरी तक फॉर श्योर मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगी। मेरा तो हो जाएगा, जितने मुझे चैप्टर्स दिए हुए हैं, मेरे कुछ 6 चैप्टर्स बचे, आराम से हो जाएंगे यार। आई हैव होल जनवरी एंड अभी 10 डेज ऑफ दिसंबर। ठीक है चलो, ठीक है मुमताज, ओके। अगर मेरा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं और भी तुम्हें जो मैंने टॉपिक्स नहीं कराए हैं मैं रिवाइज करवा दूंगी फटाफट से। अपन जैसा क्रैश कोर्स जैसा सिस्टम कर लेंगे कि एक चैप्टर अपन 2-3 दिन में कर लेंगे। ठीक है हाँ मुमताज, आई कैन सी योर कमेंट्स। ठीक है चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो। मैं तो बोल रही हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो। आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज जो तुम्हारे टीचर्स बोल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, वो करो। पर आई गेस वो भी यही बोल रहे होंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से ही आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना। आज मसल वाला टॉपिक, आज स्केलेटल सिस्टम इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ है बिकॉज तुमने मसल वाला टॉपिक एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है। सो इट्स योर पनिशमेंट कि आज हमने स्केलेटल सिस्टम वाला टॉपिक नहीं स्टार्ट किया। गो एंड स्टडी मसल टिश्यू टुडे। ठीक है चलो चलो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन। कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन भी करवा देंगे, नॉट अ बिग इशू है ना, छोटे छोटे से लेक्चर्स रखेंगे रिवीजन के। ठीक है चलो बाय 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 एवरीवन। ओके ओके बाय, थैंक यू, बाय।